जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास एक वीडियो में डेली लोड करती हूँ। ये आपके सामने किताब है। अभी तक हमने पेज नंबर 476 तक लोड कर दिया हूँ वीडियो। अब आज देखिए, रोज कर नहीं पा रही थी, इधर थोड़ा ब्रेक हो गया है, तो आज से स्टार्ट करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज नंबर 477। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर अपने पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट और आदि परीक्षाओं में उपयोगी बनाएंगे। तो देखिए आगे। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ, अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिक की चर्चा बढ़ी, वह विशेषतः परिवर्तन रिएक्शंस के रूप में स्वर्गीय साहित्यकार पंडित रामावतार जी पांडे और पंडित चंद्रधर जी गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में लिखी गई, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्य लोचन, श्री पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है, दूसरी पुस्तक यूरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य समीक्षकों को कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है। इधर दो एक लेखक की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। यूरोप के कुछ कला संबंधित एक देशी और अतियुक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं, जिस प्रकार कुछ लोग वहाँ के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिनकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला संबंधित विलायती पुस्तकों की बातें लेकर कहीं मेटरलिंग, कहीं गेटे, कहीं टॉलस्टॉय के उदाहरण देकर अपनी लेखों को तड़क भड़क बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का मत ना लगेगा। उद्घृत मतों की उपव्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जाएगा। साहित्यिक विवेचना से संबंध रखने वाले जिन भाव और विचारों के द्योतक के लिए हमारे यहाँ के साहित्य ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार शून्य लेखकों से कोई विशेष लाभ नहीं। पश्चिम के काव्य कला संबंधित प्रचलित वादों में अक्सर एकांग दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति का सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उससे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तक कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। अतः तो यहाँ चरम चीज क्या कर रहे हैं, प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराना। अतः यहाँ काव्य कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा, संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूँगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रबंधों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई है। यूरोप में सिद्ध प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है। वहाँ है काव्य का उपदेश काव्य ही है या कला का उपदेश कला ही है।
इस प्रभाव के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें, जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्माण में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगी कि ये तो इतर वस्तुएं शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर ही व्यवस्थाएं हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो उसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की यह उद्भावना सहायक हुई कि सौंदर्य संबंधों अनुभव एस्थेटिक एक्सपीरियंस एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है, जिसका और प्रकार के अनुभव से कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुतेरे साहित्य शास्त्री यह समझने लगेंगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विचित्र करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में हिटलर ने यह मत प्रवर्तित किया, जिनका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। इस शताब्दी में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डॉक्टर ब्रेंडले हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा है, यह काव्य सौंदर्य संबंधित अनुभव अपना लक्ष्य आप ही इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता तो कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोग विधानों में कुछ सहायता भी पहुँचती हो, अथवा कवि की कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो तो अच्छी बात है। इसके कारण भी उसकी कदर भी हो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मूल्यों के हिसाब से उस कविता की उत्तम की असली जांच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है, अतः उनकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता को लिखने या जांचते समय यदि बाहरी मूल्य की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता ना तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, ना अनुकृति। उनकी तो एक दुनिया ही निराली है, एकांत, स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसका है? प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म में रिचर्ड की। तो रिचर्ड की आता है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड में बहुत सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धतियां पर किया है। उपयुक्त कथन में चारों मुख्य बातों अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उनकी अपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता का प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष की कविता की दुनिया ही निराली है, उनकी प्रकृति या सत्ता ना तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, ना अनुकृत। इस पर रिचर्ड के वाक्यात्मक का सारांश नीचे दिया जाता है। यह सिद्धांत कविता के जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं डॉक्टर ब्रेंडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यदि भीतरी लगाव असल चीज़ है, जो कुछ काव्य अनुभव पोएटिक एक्सपीरियंस होता है, वह जीवन से होकर आता है। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और ना उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम है। उनकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभव से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिसीमित अनुभव खंड मात्र है, जो विरोधी उत्पादनों के संसर्ग से कभी झटपट और कभी देर से छिन्न भिन्न हो जाता है।
साधारण अनुभव में उसमें यही विशेषता होती कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उनकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुँचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उनका अनुभव बहुत थोड़े ही फेर फरार के साथ कर सकते हैं। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता यही है, सर्वग्राह्यता, कम्युनिकेबिलिटी। इसलिए इसके प्रातीत काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक ही के नहीं। इसलिए किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमें अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य के इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है, पर यह अलगाव दो सर्वत्र भिन्न या आसान वस्तुओं के बीच नहीं, बल्कि एक ही कोटि के वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। यह तो हुई रिचर्ड की मीमांसा। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंत प्राकृत की छानबीन कर जाइए। इसके भीतर जीवन के अनेक पक्ष और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। अरे गैस बंद कर दो। छानबीन कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधना रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की ओर काव्य अनुभव में विशेष यह होता है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन के अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमिका, इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकांतर और ब्रह्मांतर सहोदय आदि का कहा है, वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचन शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में हुआ, अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचन के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों इम्प्रेशनिस्ट का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्राकृतिक स्वभाव, सामाजिक परिस्थितियां आदि से क्या प्रयोजन। हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंद प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचन समझना चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े, उसी का वर्णन यदि हमने यह दिया तो समालोचन हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचन एक व्यक्तिगत वस्तु है, उसके उचित अनुचित पर किसी का कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वैसा कहें। उक्त प्रभाववादियों की बात ले तो समालोचन कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रहा गया, वह एक कला की कीर्ति से निकली हुई दूसरी कला की कीर्ति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ। काव्य की रूप मीमांसा के संबंध में यूरोप के इधर सबसे अधिक जोर रहा है अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म का, जिसके प्रवर्तक है इटली के कोचे। कौन है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक? इटली के कोचे। एक्सप्रेशनिज्म, इसमें अभिव्यंजना
अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की ना भी हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वादा के अनुसार उपदान मात्र है। समीक्षा में उसका कोई विचार उपेक्षित नहीं। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा जिनमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। नमस्कार, आज यहीं तक। आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।